कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है CNC मशीन एंड ऑटोमेशन, जिसका पेपर अभी कल या परसों में आप लोगों का है, मे बी 22 तारीख को है। यूनिट नंबर कह सकते हैं कि 5 तक हमने, यूनिट नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया है और ये यूनिट नंबर एक्चुअल में 5 है। मैं थंबनेल में इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। यूनिट नंबर 5 का हम वन शॉट वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स इन CNC मशीन, ठीक है। तो इसके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और उसी की तैयारी कर लीजिएगा। PYQ, लेक्चर, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। YT सीरीज पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हो 29 में, 99 में नोट्स, लेक्चर सब प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन एंड एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 5 की हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स इन CNC मशीन। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहला, कॉमन प्रॉब्लम्स इन CNC मशीन, जनरली वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉब्लम पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डायग्नोसिस टूल्स इन CNC मशीन। तो ये दो क्वेश्चन हैं और ये सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, ठीक है। इससे इजी चैप्टर आपको देखने को मिलता नहीं है और ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, यानी आप सभी को यहाँ से एक ही क्वेश्चन मिलता है देखने को, लेकिन वो दो ऑप्शन में आता है। एक आपका कॉमन प्रॉब्लम इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और दूसरा डायग्नोसिस टूल। तो आइए, हम तो सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया। तो आइए, कॉमन प्रॉब्लम्स इन मैकेनिकल कंपोनेंट। तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल के अंदर के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसके पहले आपको मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा कि भैया हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैकेनिकल के। तो CNC मशीन में आपको बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी को बेड देखने को मिलेगा, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, स्लाइड, फीड मैकेनिज्म, टूल प्लेट्स, स्विच, ये सब आपके मैकेनिकल कंपोनेंट है किसमें, CNC मशीन के, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा मेरे दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम्स। कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकते हैं। तो पहला है बेड, ठीक है। तो बेड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो आइए बहुत प्यार से समझेंगे। बेड क्या है, मशीन का क्या होता है मेरे दोस्तों, बेस होता है, ठीक है। यह एक भारी होता है और एक कठोर हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, आपके डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन इन दोनों को रोकता है। मेन काम क्या है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बेड चूंकि तेजी से त्वरण के कारण एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो CNC हाई स्पीड वाले स्थिर और गतिशील बलों पर काम करते हैं। तो CNC जो है वो आपकी कैसी चलती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलती है, ठीक है। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, हाई स्पीड पे चलने के कारण, ठीक है, एरर की संभावना बढ़ जाती है और ये टेबल की तरफ ये झुकने लगता है। और ज़्यादा तेज़ से आपकी स्पीड पे चलेगी तो आपका हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। हीट के कारण आपका मिस अलाइनमेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो मिस अलाइनमेंट भी जो है वो बेड के अंदर हो जाता है। तो अधिक कठोरता वाले हल्के स्टील संरचना का उपयोग किया जाता है, यानी जो आपका बेड बनेगा वो हार्ड तो रहेगा, लेकिन अब जो कास्ट आयरन का यूज हो रहा था वो क्या किया गया, यहाँ पे आपको स्टील का देखने को मिल रहा है। थर्मामीटर स्थिर और संपीड़ित डिजाइन बनाए जाते हैं, यानी वहाँ पे टेम्परेचर का जो स्थिरता है वो ज़्यादा रहे, यानी मिस अलाइनमेंट की संभावना ना हो। CNC कमरों का टेम्परेचर नियंत्रण एवं वातानुकूलन किया जाता है। आपको पता होगा कि जहाँ पे CNC मशीन चलती है वहाँ पे AC लगी होती है, जिससे CNC मशीन की हीटिंग प्रॉब्लम ना आए। अगला है, बेड पर आमतौर पर नम विशेषताओं यानी फ्लेक्सिबल सिस्टम का उपयोग किया जाता है और विशेष कच्चा लोहा अर्थात कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। कास्ट आयरन का ग्रेड भी दिया हुआ है FG261S। तो FG261S का कास्ट आयरन यहाँ पे यूज किया जाता है।
और आपको पता है कि कोई भी मशीन चलती है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो उसके लिए हम कूलेंट का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कूलेंट का भी उपयोग किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स सीएनसी मशीन के अंदर जो आ रही थी वो उसको बेड के फॉर्म में हमने डिस्क्राइब किया। अब क्या आता है अगला फॉर्म? अगला है हमारा टेल स्टॉक एंड हेड स्टॉक अटैचमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, हेड स्टॉक जो है मेरे दोस्तों वो किससे जुड़ा होता है? बेड से जुड़ा होता है। और टेल स्टॉक का डेड सेंटर हेड स्टॉक के लाइव सेंटर के काम के टुकड़े के रोटेशन और टूल के थ्रस्ट को सहन करता है। यानी जो टेल स्टॉक का डेड सेंटर है वो हेड स्टॉक के लाइव सेंटर के साथ काम करता है रोटेशन में और टूल के थ्रस्ट के, यानी टूल को धक्का दे करके काटने के लिए। तो यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों स्लाइडिंग की प्रॉब्लम आती है। टूल के स्लाइड वेज जो होते हैं उसमें वियर होता है और वहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया स्लाइड की प्रॉब्लम आती है, तो स्लाइड एंड पैलेट्स। तो इसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि आपके स्टिक स्लिप मोशन द्वारा क्या होता है, स्लाइड्स का जो स्मूथ स्टार्टिंग है वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो स्लिप मोशन है वो अगर आपका कम हो जाए तो वहाँ पे स्लाइड सही से नहीं होगी। और अगर आपने क्या कर दिया, कूलेंट ज़्यादा लगा दिया, यानी जो कूलेंट का मतलब आप जो ऑयलिंग वगैरह करते हैं वो ज़्यादा कर दोगे, तो उसके कारण क्या होता है, मिसअलाइनमेंट होने लगता है। तो इस प्रकार की त्रुटि को स्लाइड्स एंड पैलेट्स को यहाँ पे यूज होता है। और इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? तो आपके कुछ कम घर्षण और कठोर प्लास्टिक सामग्री को लगा करके हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है मैकेनिकल स्विच। ठीक है, स्विच का काम क्या है मेरे दोस्तों, ऑन और ऑफ करने का। ठीक है, अर्थात लास्ट पॉइंट पे बंद कर दो, वर्क पीस को शुरू करने के लिए शुरू कर दो, एंड कर दो, आप इन सब के लिए क्या करोगे, स्विच का प्रयोग करते होगे। तो स्विच में होगा क्या मेरे दोस्तों कि अगर संरेखण का मतलब अलाइनमेंट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो वो दबेगा, बंद नहीं होगा। उसके जो लीवर हैं वो खराब है, यानी जो ऑन ऑफ बटन दबाते हो तो लीवर की वजह से होता है, तो वो भी अगर सक्रिय मोड में नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, और जहाँ पे वो आपका जुड़ा रहता है उनके बीच में गंदगी होगी तो भी आपका वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, और भी मैं कॉमन प्रॉब्लम्स आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं टूल बियर। ठीक है, टूल के घिसना भी एक मैकेनिकल का प्रॉब्लम है। पुअर सरफेस फिनिश, पुअर सरफेस फिनिश भी एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अलाइनमेंट के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, चिप्स, आपका चिप्स के रिमूवल का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग, ये भी आपका एक सीएनसी प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। कॉमन प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो जितना रोल मैकेनिकल का है उतना ही रोल यहाँ पे आपके विद्युत का भी इसके अंदर सीएनसी के अंदर होता है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि स्विच की प्रॉब्लम आती है। तो स्विच की प्रॉब्लम क्या है, आइए समझते हैं। तो स्विच के रूप में जैसे डायोड लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, यहाँ सिग्नल स्विच को कंट्रोल करता है। तो किसकी मदद से होता है, ट्रांजिस्टर की मदद से, डायोड की मदद से स्विच कंट्रोल होता है सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपका सीआर कंट्रोल रिले है, ओवरलोड, आपका स्विच हमेशा नज़दीक होना चाहिए, सोलेनॉइड है, लिमिट स्विच है, पुश बटन है, पुल बटन है। ठीक है, तो आपका ये इलेक्ट्रिकल का जो है कंपोनेंट है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ओवरलोड हो जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक फेल्योर है। ठीक है, ओवरलोड से फेल्योर आप सभी को मिलेगा। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से भी क्या मिलेगा, फेल्योर मिलेगा। ठीक है, ओवर हीटिंग होने से भी फेल्योर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर फेल्योर मिलेगा। ठीक है, चलिए इनपुट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कुछ पुश बटन होते हैं, स्विच है, फ्लोट स्विच है, रिले है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस है जो क्या करते हैं, इनपुट के फॉर्म में कंट्रोल करते हैं और सर्किट को बनाते हैं या सर्किट को तोड़ते हैं। सर्किट को तोड़ने और बनाने दोनों से ही आपका सीएनसी मशीन का काम चलता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्या फेल्योर आते रहते हैं। जैसे आपने पीएलसी पढ़ा था, तो पीएलसी में भी फेल्योर इलेक्ट्रिकल का फेल्योर ही माना जाता है।
सेंसर में फेल्योर, सेंसर की वजह से आपका काम चल रहा है, वो भी एक फेल्योर है। विद्युत की सप्लाई नहीं हो पा रही, वो भी फेल्योर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच और ब्रेक में फेल्योर आ रहा है, डीसी कंट्रोल में फेल्योर आ रहा है, ठीक है, सोलेनॉइड्स में फेल्योर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फेल्योर है ये आपका आपका इलेक्ट्रिकल का फेल्योर है। आपका ओवरलोड रिले लगा होता है, ठीक है, ओवरलोड रिले का फेल्योर होता है, ठीक है, जो विभिन्न एसी डिवाइसेज के लिए सुरक्षा उपकरण के रूप में यूज होता है, ठीक है, ओवरलोड रिले, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोलिक पंप मोटर, कूलेंट मोटर, स्नेहन मोटर, इन सबको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। आप सभी को पता है कि एमसीबी भी होती है, ठीक है। एमसीबी अगर ख़राब हो जाएगी तब भी दिक्कत है। तो एमसीबी क्या है, एक सुरक्षात्मक उपकरण है, ठीक है, मिनी सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, जो एक सर्किट में कनेक्ट होने पर ओवरलोड और सर्किट दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए एमसीबी एक फ्यूज, एक द्विघात अधिभार रिले यानी ओवरलोड रिले को क्या करेगा, उसमें चेंज कर देता है और आपका सब कुछ शॉर्ट सर्किट से बच जाता है, ठीक है। ड्राइव सिस्टम में फेल्योर हो सकता है, ठीक है। किस में फेल्योर हो सकता है मेरे दोस्तों, ड्राइव सिस्टम फेल्योर, ठीक है। ड्राइव सिस्टम फेल्योर कैसे होगा, ओवर लोड एंड हीट, ओवरलोड और हीट से ड्राइव सिस्टम होगा। रोटेशन पैदा करने के लिए डीसी और एसी इंडक्शन मोटर्स का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर डीसी मोटर को सटीक स्थिति नियंत्रण के लिए बहुत कम त्वरण के साथ प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ओवरलोड और हीट के कारण ड्राइव सिस्टम फेल्योर होता है। एक सोलेनाइड्स का उपयोग कूलेंट्स के लिए या ड्राइव सिस्टम के हाइड्रोलिक या वायु वॉल्व को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। तो अगर सोलेनॉइड्स में कोई दिक्कत आएगी तब भी आपका वॉल्व वगैरह एक्टिव नहीं होगा। अब आता है न्यूमेटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो न्यूमेटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो न्यूमेटिक कंपोनेंट का मतलब ये होता है वाई वाला, ठीक है, वाई वी से कहते हैं, ठीक है, वाई वी कंपोनेंट, यानी जो आपके वाई से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक्चुएटर हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रेशर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल वॉल्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े वॉल्व हैं, हाई पावर कंट्रोलिंग वॉल्व हैं, ये चलते हैं आपके न्यूमेटिक कंपोनेंट से। तो इनमें फेल्योर, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में फेल्योर कैसे आएगा, एयर लीकेज से आएगा। कैसे आएगा, एयर लीकेज, ठीक है। तो सिलेंडर वह स्थान है जहाँ पे हवा बेकार और कंप्रेस होती है, ठीक है, हवा क्या हो जाती है, भरी जाती है और नियमित उपयोग कर गति के कारण इसके अंदर की दीवार क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। इससे वॉल्व और पिस्टन, इसमें वॉल्व और पिस्टन होते हैं और यहाँ प्रेशर से क्या होता है, अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो दीवारों पर क्या होगा, टकरावट होगा और इससे दीवार जो है डिफॉर्म हो जाएगी। और सिलेंडर के अंदर एक और प्रॉब्लम है, एयर लीकेज। अगर लीकेज नहीं हो रहा है फिर भी प्रॉब्लम, लीकेज हो रहा है फिर भी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि एयर टाइट रखने के लिए, ठीक है, पिस्टन के छल्ले यूज करे जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं कि पिस्टन के छल्ले जो हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी एक समस्या हमेशा आती रहती है, ठीक है। चलिए, और वॉल्व्स, ठीक है, वॉल्व का लीकेज होना, ठीक है, वॉल्व लीकेज होना भी एक न्यूमेटिक प्रॉब्लम होता है। और भी कॉमन प्रॉब्लम नोट करिएगा, मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। लो प्रेशर भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर लो प्रेशर रहेगा तो आप जैसे ब्रेक लगा रहे हो ट्रेन में, तो अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो ब्रेक नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए, सिलेंडर फेल्योर जैसा कि मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और आपका यहाँ पे एयर को भरने के लिए कंप्रेसर यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्रेस एयर। तो अगर कंप्रेसर खराब हो जाता है तो वो भी आपका एक कॉमन फेल्योर आता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स इन, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले स्क्रीन या मॉनिटर प्रॉब्लम। जैसा कि पता है कि आपको सारे प्रोग्राम जो है वो किस पर दिखते हैं, प्रोग्राम वो आपके डिस्प्ले डिवाइस पर दिखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग प्रोग्राम स्टेटमेंट को प्रदर्शित करने के लिए या टूल पथ के सिमुलेशन को देखने के लिए किया जाता है। यदि डिस्प्ले स्क्रीन काम नहीं कर रही है तो निम्नलिखित जांच करनी चाहिए। इनपुट सप्लाई कनेक्टर को देखना चाहिए जो आप केबल लगाते हो, ठीक है, और आपको स्क्रीन के पीछे की तरफ का मेन केबल देखना चाहिए। तो ये हो गया डिस्प्ले प्रॉब्लम्स। टेली कम्युनिकेशन की लाइन, इसका उपयोग विद्युत के रूप में बफर मेमोरी से, जो बफर मेमोरी से मशीन टूल सर्वो कंट्रोल यूनिट की सूचना जो होती है वो मिलती है टेली कम्युनिकेशन लाइन से। तो अगर टेली कम्युनिकेशन लाइन खराब हो जाएगी
तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ठीक है, तो आपका मशीन का ऑपरेशन रुक जाएगा। सेंसर, यह माप प्रणाली में दोष है। सेंसर गलत सेंस अगर गलत हो जाएगा तो साधारण परीक्षण सेंसर को एक नए के साथ स्थानापन्न करना है। मूवमेंट, स्थानापन्न का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। तो अगर सेंसर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो एक नए के साथ दूसरे की जगह पर स्थानांतरित करने में दिक्कत होती है। आइए और देखना है कि सिस्टम द्वारा दिए गए परिणामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि परिणाम बदलते हैं तो यह संभावना है कि मूल सेंसर दोषपूर्ण है, यानी जो बेसिक सेंसर है वो परिणाम है, मूल सेंसर जो है वो दोष मतलब डिफेक्टिव है। यदि परिणाम नहीं बदलते तो गलती सिस्टम में कहीं और पर है, ठीक है। तो सेंसर फेल्योर भी होता रहता है। आपको पता है हर एक के लिए फीडबैक यूनिट लगा होता है। तो अगर आपका मापक यंत्र से फीडबैक यूनिट से मशीन कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल लूप की तुलना की जानकारी वापस फीडबैक की ताकि एक्सिस के साथ मोशन सही हो, ये नहीं आ रहा है तो समझो कि फीडबैक यूनिट में दिक्कत आ रही है। आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है और एनसी मशीन में इसे एमसीयू कहते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट। अगर ये सही से नहीं काम करेगा तो अगर एमसीयू की बात करें तो टेप रीडर सही से काम नहीं कर पाएगा, और अगर सीपीयू खराब है तो सीएनसी सही से नहीं चल पाएगी, जिसमें प्रोसेसर, कंट्रोल सर्किट, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सीपीयू खराब होने से। अगला है कन्वर्टर। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रीडिंग में या डिजिटल रीडिंग को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसे ऑटोमेटिक डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है, ये क्या करता है मेरे दोस्तों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में करता है। अगर ये सिग्नल ठीक से कन्वर्ट नहीं किया गया तो कन्वर्टर को चेक किया जाना चाहिए, तो ये कन्वर्टर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पीसीबी यूनिट के अंदर प्रॉब्लम हो, जिससे क्या होता है, सिग्नल प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर पीसीबी में प्रॉब्लम है तो सिग्नल प्रोसेस नहीं कर पाएगा। चलिए, तो कॉमन प्रॉब्लम्स इन पीसी कंपोनेंट्स, ठीक है, पीसी कंपोनेंट एंड एनसी मशीन्स, अर्थात आपके इस एनसी मशीन के पीसी कंपोनेंट में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो सीएनसी मशीन के कंट्रोल सॉफ्टवेयर में दोष या बग आ जाना, ये हमारा पहला समस्या है कि सीएनसी मशीन के कंप्यूटर सिस्टम एवं सिस्टम में आने वाली समस्याएं जो हैं ये निम्न है, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बग आ जाना, अपडेटेड सॉफ्टवेयर ना होना या मैचिंग नहीं होना, ठीक है, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड ड्राइव इत्यादि का असफल हो जाना, वायरस, मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी की समस्याएं आ जाना, और आपके पास पर्याप्त मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर ना होना, ये हमारे पीसी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके कंप्यूटर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगला है हमारा डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज इन सीएनसी मशीन, ठीक है। यानी इसका सिंपल सा मतलब यह है कि किसी को देख करके समस्या को निराकरण करना, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम की देख करके स्टडी करना कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे डायग्नोस का मतलब है लक्षण देखकर निर्णय लेना, फॉल्ट का मतलब है दोष, फॉल्ट डायग्नोसिस यानी आपके दोष का निदान करना, ठीक है, और रेमेडी का मतलब उपचार करना, ठीक है। तो ये आप डायग्नोसिस स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो सीएनसी मशीन में सामान्य समस्याओं का जो अध्ययन है वो निम्नवत किया जा सकता है और उसके उपचार भी निम्नवत किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके मशीन का पावर नहीं ऑन होना, ठीक है। अगर पावर नहीं आ रहा होगा तो क्या करोगे आप, विद्युत सप्लाई की कनेक्शन की जांच करोगे, वोल्टेज देखोगे कि सही है कि नहीं, जो विद्युत का आउटलेट है, सर्किट ब्रेकर है, उसको आप देखोगे, वायरिंग का निरीक्षण करोगे, ठीक है, स्टॉप बटन देख करके आप क्या करोगे, उसको रीसेट करोगे। तो अगर नहीं सही होती तो इलेक्ट्रीशियन से आप संपर्क करोगे। अगला है एक्सिस मूवमेंट इशू, ठीक है। अब आप एक्सिस मूवमेंट को भी देख करके आप समझ सकते हो। आपकी एक्सिस मूवमेंट खराब कब होगी, जब आप सही प्रोग्रामिंग और कोड नहीं सत्यापित करोगे। तो अच्छी गति यानी अच्छी मूवमेंट हो उसके लिए आपका प्रोग्रामिंग सही होना चाहिए, वेल्ट, गियर, कपलिंग, ठीक है, ये आपके टाइट होने चाहिए। चलिए, खराबी के लिए मोटर कनेक्शन, वायरिंग और ड्राइव का आप निरीक्षण करें। आप एक्सिस पैरामीटर और लिमिट स्विच को क्या करें, कैलिब्रेशन करें। कैलिब्रेट करना आपको एमएमआई के अंदर हम सिखाएंगे, ठीक है।
और हमेशा लुब्रिकेशन और मेंटेनेंस का ध्यान रखें। तो ये एक्सिस मूवमेंट को लेकर के हो गया। अब आता है इनएक्यूरेट मशीनिंग। ठीक है, अगर आप सही टूल को ऑफसेट नहीं दोगे, छूट नहीं दोगे, वर्कपीस को सही सेट नहीं करोगे, अच्छा अलाइनमेंट नहीं रखोगे, यानी एक्सिस का अलाइनमेंट सही नहीं रखोगे, ठीक है, तो आपका मशीनिंग में प्रॉब्लम आएगा। कैलिब्रेशन आपका एक्यूरेट होना चाहिए और आप उसको सही एडजस्ट करें। घिसे पिटे टूल का यूज ना करें और उसकी जांच करें। ठीक है, इनकोडर सिस्टम जो है, जो आपका फीडबैक सिस्टम है, उसकी हमेशा साफ सफाई करें और इंस्पेक्शन करें। ठीक है, ऑप्टिमल कटिंग कंडीशन के लिए स्पिंडल स्पीड और कूलेंट फ्लो की जांच करें कि आपका कूलेंट फ्लो सही आ रहा है कि नहीं और स्पिंडल स्पीड ज़्यादा है कम है। ठीक है, ये चीज़ को भी आपको देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और कौन सी ऐसी समस्या है जो आप देख करके जान सकते हो? कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र की समस्या। ठीक है, आपको हमेशा कंप्यूटर और सीएनसी मशीन के कनेक्शन की जांच करें। ठीक है, ड्राइवर्स जो लगे होते हैं उसको अपडेट करना, जैसे आपके कंप्यूटर में ड्राइवर लगा होता है। सीएनसी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में आपको हमेशा चेकिंग करते रहना है। नेटवर्क और ईथरनेट कनेक्टिविटी की जांच करें। स्पिंडल प्रॉब्लम आ सकती है तो स्पिंडल मोटर और कनेक्शन के बीच में जांच करें। कूलेंट स्पिंडल के लिए अच्छा रखें जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, स्पिंडल स्पीड अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको भी ध्यान रखें और उसको कम करके एडजस्ट करें। घिसे पिटे स्पिंडल के बीरिंग को साफ करें और चेंज करें। टूल क्लैंपिंग और टूल होल्डर को सही देखें कि वो सही तरीके से सेट है कि नहीं। अगला है अलार्म मैसेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जब भी आपका टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो अलार्म का और एरर कोड वो एकदम सही होना चाहिए। जैसे ही आपका टेक्निकल प्रॉब्लम आए, एरर कोड और अलार्म मैसेज आपको मिल जाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधित प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सीएनसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर और उससे संबंधित ड्राइवर को अपडेट करें। मेमोरी या हार्ड ड्राइव जैसे डिफेक्ट के लिए पीसी हार्डवेयर कंपोनेंट की जांच करें। ठीक है, सिस्टम का डिस्प्ले यूनिट अगर प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम मालवेयर वगैरह से हटाएं। ठीक है, स्थान को हमेशा खाली रखें और अनावश्यक प्रोग्राम को पीसी के अंदर ना ऑप्टिमाइज करें, ना चलाएं। ठीक है, चलिए, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं आपके कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर वाले प्रॉब्लम में। रेगुलर मेंटेनेंस, ये तो हर एक चीज़ के लिए है कि आप अनुशासित रख रखाव और कार्यक्रम का पालन करें। मैकेनिकल कंपोनेंट को साफ रखें, लुब्रिकेशन लगाएं। ठीक है, आप बिजली की कनेक्शन, वियरिंग, इन सब की जांच करें। जो भी क्षतिग्रस्त घिसे पिटे कंपोनेंट हैं उसको निरीक्षण करें और समय पर उसको बदलें। एक लास्ट टॉपिक आता है यूज ऑफ ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल्स इन सीएनसी मशीन, यानी आपको फॉल्ट को ऑन टाइम कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो और फिर डायग्नोसिस टूल्स इन सीएनसी मशीन, यानी जो भी हम देख रहे हैं समस्याओं को, वो कौन कौन से टूल हैं जिनसे सीएनसी मशीन में यूज करके उन प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो ये टूल्स मशीनों के समस्याओं के निदान और समस्या निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डायग्नोसिस टूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपकी समस्याओं को कम करेंगे। ठीक है, उसको सही करेंगे। तो ये उपकरण दोषों को शीघ्रता से पहचानने और आपको जो डाउन टाइम है, यानी आपकी मशीन ज़्यादा देर खड़ी न रहे, उसको कम करने में ये सहायता करते हैं। तो सीएनसी मशीन में उपयोग किए जाने वाले कुछ समान प्रकार के ऑन टाइम फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोसिस टूल हैं, जिसमें आता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला हमारा है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। तो ये मेन सीएनसी मशीन की सुरक्षा के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विभिन्न मशीन पैरामीटर के लिए वास्तविक समय की निगरानी और डेटा एनालिसिस प्रदान करते हैं, यानी आपकी मशीन सही से काम कर रही है, वो उस समय के अंदर काम कर रही है, उसकी निगरानी करते हैं। मशीन के परफॉर्मेंस, अलार्म और एरर कोड की निगरानी करना। ठीक है, आपको चार्ट, ग्राफ और विजुलाइजेशन की मदद से प्रॉब्लम्स को देखना। ठीक है, प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे विजुलाइजेशन से, चार्ट से। ठीक है, तो जो भी संभावित समस्या है वो बढ़ने से पहले ही उसको पहचान करने में ये हमारे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर मदद करते हैं। अगला हमारा क्या है, मशीन पैरामीटर मॉनिटरिंग। तो ये जो टूल है स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, मोटर करंट, टेम्परेचर आदि जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर की निगरानी करते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब
जो मशीन पैरामीटर मॉनिटरिंग का मतलब हर एक पैरामीटर, चाहे अलार्म हो, चाहे वो सूचना हो, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल स्थिति है, उन सबको ये शीघ्र पता लगाने में हमारा ये पैरामीटर मॉनिटरिंग मशीन काम करता है। बिल्ट इन सेल्फ डायग्नोस्टिक, यानी स्वयं ही आप चीज़ को सही कर लो। जैसे बुखार आपका आता है तो अंदर आपके बॉडी की जो एंटीबायोटिक सिस्टम है वो लड़ती है पहले, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सीएनसी मशीन है जो अपने प्रॉब्लम को स्वयं ही निपटा लेती हैं। स्टार्टअप के दौरान एक निश्चित अंतराल पर स्वचालित रूप से स्वपरीक्षण और सिस्टम की जांच होती है। यानी ये आज के समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ऑटोमेशन के हिसाब से स्वयं जांच करेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जिसमें हार्डवेयर, सेंसर, एक्चुएटर एवं अन्य कंपोनेंट की जांच पहचान होगा, ठीक है। समस्या निवारण में त्रुटि कोड या संदेश प्रदर्शित करते हैं, यानी आपको डिस्प्ले यूनिट पे बताएंगे एरर, ठीक है। और जब उस प्रॉब्लम को क्या करोगे आप सभी, उसकी विशिष्ट जो दोष होगा, जो कोई आप प्रॉब्लम आया उसको आप क्या करोगे, सही कर लोगे, ठीक है। अगला है रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो सीएनसी मशीन की निगरानी करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपयोग करते हैं। आपको एक स्थान से मशीन डेटा, अलार्म और जो भी कंपोनेंट्स हैं वो पहुंचाए जाते हैं। भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना टेक्नीशियंस या सहायक कर्मियों के मशीन की स्थिति का एनालिसिस करने की अनुमति देते हैं। तो जो ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो टेक्नीशियन या आपके जो कर्मी हैं वो नहीं रहेंगे, फिर भी उसमें एनालिसिस करने का मौका देता है। यदि सपोर्ट उपलब्ध हो तो रिमोट कंट्रोल और मशीन की समस्या निवारण करने में सक्षम होते हैं। तो अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो तो रिमोट कंट्रोल आपकी मशीन की समस्या को निवारण कर देंगे। फीडबैक सिस्टम में सुधार करते हैं और नियमित समस्या निदान के लिए ऑन साइट विजिट कम करने में मदद करते हैं, यानी हर बार टेक्नीशियन को बुलाना पड़े, उन सब की प्रॉब्लम को ये कम करते हैं। अगला है हमारा वाइब्रेशन एनालिसिस टूल। वाइब्रेशन एनालिसिस सीएनसी मशीन में मैकेनिकल कंपोनेंट की पहचान करने में मदद करता है। पता है कि आपको जब सीएनसी मशीन हाई स्पीड पे चलती है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वाइब्रेशन को मापना हमारे सेंसर का काम है, ठीक है। वाइब्रेशन सेंसर यूज करता है। तो अगर आपका सही सेंस कर रहा है आपकी वाइब्रेशन को तो ठीक है, वरना जो वाइब्रेशन एनालिसिस टूल है वो आपके उसके मूल कारण को पहचानेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप इस चीज़ को सही करो, ठीक है। चलिए अब एक और आता है इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। आपको पता है कि हीट बहुत जनरेट होती है, ठीक है, अर्थात आपके मशीन के पुर्जे, आपकी मशीन कितना ज़्यादा थर्मल हीट को जनरेट कर रही है उस चीज़ को एक कैप्चर करेंगे। टेम्परेचर के अंतर का एनालिसिस करेंगे और उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जहाँ ज़्यादा हीट हो रही है और कहाँ पर कूलेंट की संभावना ज़्यादा है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 था, जहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें से एक करना पड़ता है। तो यूनिट नंबर 5 आप सभी के लिए काफ़ी इजी यूनिट है और आपकी टोटल थ्योरी यूनिट है। अब हम यूनिट नंबर 5 के बाद 6 पे चलेंगे जिसमें ऑटोमेशन के बारे में है। तो यूनिट नंबर 6 को भी आप एंजॉय करिए।